अस्सलामुअलैकुम, आदाब। एश एक्सप्रेस की जानिब से आप तमाम का इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल शो दी बॉटम लाइन। मैं हूं मुजतबा मुनीब। आज सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी NEP 2020 को लॉन्च किया गया। आज तमाम अखबारात में, न्यूज़ चैनल्स में ये ख़बर बिल्कुल ज़ाहिर रही। 4 बजे फॉर्मर HRD मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर और प्रेजेंट HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए ये इत्तला दी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी की बात पिछले कुछ सालों से BJP गवर्नमेंट में चल रही थी वो फाइनलाइज़ की जा चुकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट की कैबिनेट ने भी उसे मंजूरी दे दी। आज हम अपने इस वीडियो में उस पॉलिसी में, उस नई एजुकेशन पॉलिसी के अनुमान से क्या अहम चेंजेस किए गए हैं, सिर्फ उनको रखने की कोशिश करेंगे। कोई टिप्पणी नहीं होगी, कोई तनकीद नहीं होगी, वो चीज़ें आगे आती रहेगी। यहाँ सिर्फ मेजर चेंजेस को रखने की हम कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो ये जान ले कि हमारे मुल्क में जो मेजर बड़ी एजुकेशन पॉलिसी पहली बार बनी थी वो 1986 में ड्राफ्ट की गई थी। उसके बाद वही पॉलिसी चली आ रही थी और 1992 में उसको एक मरतबा रिवाइज़, उसमें कुछ रिविजन्स किए गए थे। अगेन कंप्लीट चेंज नहीं की गई थी, रिविजन्स किए गए थे। और अब BJP गवर्नमेंट में इस दोबारा से न्यू एजुकेशन पॉलिसी को पेश किया गया है, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का नाम दिया गया है। हम ये बात भी जानते हैं कि मोदी हुकूमत के आने के वक्त उनके मैनिफेस्टो में भी ये बात शामिल थी कि वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को डिज़ाइन करेंगे या रीडिज़ाइन कर कर उसे इस मुल्क में लागू करेंगे। तो आइए जानते हैं कि कौन से मेजर चेंजेस, मेजर डिसीजंस जो हैं मौजूदा HRD मिनिस्ट्री ने न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के उन्वान से लिए। सबसे पहली चीज़ तो ये कि जिस तरह मौजूदा सेंट्रल गवर्नमेंट का मिजाज रहा है कि मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स का, शहरों का, अलग अलग चीज़ों का नाम बदलने का, जैसे हमने इससे पहले देखा कि प्लानिंग कमीशन का नाम बदलकर नीति आयोग रखा गया, इस तरह के बहुत सारे डिपार्टमेंट्स के नाम बदले गए। तो इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट होने के साथ ही अब सेंट्रल लेवल पर HRD मिनिस्ट्री का नाम बदलकर एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। यानी अब तक हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री या मिनिस्टर फॉर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जो कहते या सुनते थे, अब आज के बाद से वो एजुकेशन मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कहलाएगी। ये एक मेजर चेंज है। अब आइए चलते हैं, हम जैसे जानते हैं हमारे मुल्क में एजुकेशन बेसिकली 2 हिस्सों में डिवाइड है। एक स्कूल एजुकेशन है और उसके बाद जो है हायर एजुकेशन का सिस्टम आता है। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन में क्या मेजर डिसीजंस इस पॉलिसी के तहत लिए गए हैं। तो नंबर 1 ये कि मदर टंग, लोकल लैंग्वेज या रीजनल लैंग्वेज को, जैसे पहले भी बात आ रही थी, अहमियत दी गई है। हम ये बात भी जानते हैं कि जब प्रकाश जावड़ेकर एजुकेशन मिनिस्टर थे तो इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट पूरे मुल्क में सर्कुलेट किया गया था, जिसमें कमेंट्स मांगे गए थे, ऑब्जेक्शंस मांगे गए थे और उसमें जो है उस वक्त भी जो है मदर टंग की अहमियत की या लोकल लैंग्वेज की बात की गई थी। तो अब जो कैबिनेट ने फाइनलाइज़ की है पॉलिसी, तो उसमें मदर टंग, लोकल या रीजनल लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन अप टू स्टैंडर्ड 5th, ये एक अहम पार्ट किया गया है। ये चीज़ जो है अब तमाम स्कूल्स में लागू होगी और कोशिश की जाएगी कि अप टू 8 तक इसको लेकर जाया जाए, लेकिन अप टू 5th जो है मदर टंग, लोकल या रीजनल लैंग्वेज को एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लाया जाएगा। ये पहला मेजर चेंज है। फिर दूसरा चेंज ये है कि कोडिंग का जो एजुकेशन का पैटर्न है, जैसे हम देख रहे हैं अभी माइक्रोसॉफ्ट का व्हाइट हैट जूनियर है या गूगल है और बहुत से लोगों ने कोडिंग की क्लासेस शुरू की हैं, कंप्यूटर कोडिंग की। तो इसे अब गवर्नमेंट ने बाज़ाब्ता फ्रॉम स्टैंडर्ड 6th इंट्रोड्यूस करने का ऐलान किया है। ये भी NEP 2020 का एक अहम पार्ट है। फिर ओवरऑल स्कूल सिस्टम को, फंक्शनिंग को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहले हिस्से को फाउंडेशनल स्टेज कहा गया है, जिसमें अगेन फाउंडेशनल स्टेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट 3 साल की एजुकेशन रहेगी, जिसे आंगनवाड़ी या प्री स्कूल कहा जाएगा, और सेकंड पार्ट जो है वो प्राइमरी स्कूल कहा जाएगा, जिसमें 1st एंड 2nd स्टैंडर्ड शामिल होंगे। हम देखते हैं कि अब तक मेजर स्कूल का कंसंट्रेशन स्टेट का वो फ्रॉम स्टैंडर्ड 1st स्टार्ट होता था। प्री स्कूल्स की परमिशंस, प्री स्कूल का सिस्टम जो है वो कॉरपोरेशंस के लेवल पे चलता था, लेकिन अब इसको बाज़ाब्ता एक स्कूल सिस्टम का हिस्सा बना दिया गया है। यानी पहले पार्ट में 3 साल की एजुकेशन आंगनवाड़ी,
और या प्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा, और उसके बाद सेकंड पार्ट में 2 साल फर्स्ट एंड सेकंड स्टैंडर्ड एज अ प्राइमरी स्कूल माना जाएगा। फिर सेकंड स्टेज जो स्कूल की रहेगी उसे प्रेपरेटरी स्टेज कहा गया है। ये फ्रॉम स्टैंडर्ड 3rd to 5th कंसिडर किया गया है, और इसके अंदर 8 इयर्स की एज से लेकर जो है 11 इयर्स की एज के बच्चे आएंगे। फाउंडेशनल स्टेज में जो है 3 साल की उम्र से लेकर 8 साल की उम्र के बच्चों जो है पढ़ाई कंप्लीट करेंगे, यानी प्री स्कूल से लेकर सेकंड स्टैंडर्ड तक अप टू 8 इयर्स के बच्चे इसमें रहेंगे। और जो सेकंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें अप टू 11 इयर्स 8 इयर्स टू 11 इयर्स के बच्चे इसमें पढ़ेंगे, और 3rd स्टैंडर्ड टू 5th स्टैंडर्ड कवर होगा। फाउंडेशनल स्टेज में जो है फ्लेक्सिबल, मल्टी लेवल या जो है प्ले वे मेथड्स है, एक्टिविटी बेस्ड मेथड्स है, इन चीज़ों को सिस्टम ऑफ एजुकेशन में लागू किया जाएगा। लेकिन जो सेकंड स्टेज है जिसमें 3rd to 5th स्टैंडर्ड आएगी प्रिपरेटरी स्टेज, इसमें जो है साइंसेस है, मैथ्स है, आर्ट्स है, सोशल स्टडीज़ है या ह्यूमैनिटीज़ है, इनके एक्सपेरिमेंटल लर्निंग को इंट्रोड्यूस करने की बात नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में की गई है। अगेन हम बता दें कि हम कोई कमेंट यहाँ पर अभी नहीं करेंगे, सिर्फ क्या मेजर डिसीजंस का ऐलान गवर्नमेंट ने किया है वो आपके सामने पेश करेंगे। 3rd स्टेज स्कूल की है मिडिल स्टेज, जिसमें स्टैंडर्ड 6 to 8 कंसिडर की गई है, और इसमें 11 साल से 14 साल के बच्चे इसमें कवर किए गए हैं। इसके अंदर जो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोगिकल स्टडीज़ को लाया जाएगा, और करिकुलर स्टाइल इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसमें ख़ासतौर से जैसे हमने पहले कहा कि 6th स्टैंडर्ड से कोडिंग को और इंटर्नशिप पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, लागू किया जाएगा। ये 3rd स्टेज ऑफ स्कूलिंग है। और 4th स्टेज ऑफ स्कूल के सिस्टम को सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, जो 9 to 12th कंसिडर की जाएगी। अब जो है 11, 12 जो जूनियर कॉलेज का सिस्टम हुआ करता था, अब उसको इस 4th स्टेज में इंक्लूड कर दिया गया है, यानी 9 to 12th। लेकिन इन 9 to 12th को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, 9th and 10th, और 11th और 12th का पैटर्न रखा गया है। ये जो स्टेज रहेगी सेकेंडरी स्टेज, इसमें कोशिश की जाएगी जो कुछ करिकुलम डिज़ाइन होगा, जो कुछ सब्जेक्ट डिज़ाइन होंगे, उसमें ग्रेटर डेप्थ सब्जेक्ट के अंदर आए। फिर क्रिटिकल थिंकिंग को इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी, अटेंशन को कैसे बढ़ाया जा सकता है सब्जेक्ट्स को लेकर, उस पर काम किया जाएगा, लाइफ एस्पिरेशंस की तरफ ध्यान दिया जाएगा। फिर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी एंड चॉइस ऑफ सब्जेक्ट्स वाला मामला भी इस स्टेज ही से इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा, ये भी इसको एज ऑप्शन रखा जाएगा। इसके साथ ही साथ ये बात भी कही गई है कि कोई स्टूडेंट अगर 10th के बाद ड्रॉप आउट होना चाह रहा है तो वो ड्रॉप आउट एग्ज़िट ले सकता है, और 11th में दोबारा से एंट्री वो ले सकता है। इन 2 पार्ट्स को वो 2 हिस्सों में भी कैरी कर सकता है, या एक साथ भी आगे लेकर बढ़ सकता है। इसके बाद स्कूल एग्जामिनेशंस में जो अहम स्टेजेस हुआ करती थी, तो जो पहले 1st स्टैंडर्ड एक स्टेज होती थी, उसके बाद 7th में होता था जो बोर्ड एग्ज़ाम, 4th का एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था, और 7th का एक बोर्ड एग्ज़ाम होता था। अब उस स्टेज को बदल कर 3rd, 5th एंड 8th ये 3 लेवल्स में स्कूल में एग्ज़ाम्स लिए जाएंगे। उसके हिसाब से लर्निंग आउटकम्स को जांचा जाएगा, जिसमें ख़ास तौर से एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशन, ये ख़ास कंसंट्रेशन इन एग्ज़ाम्स का रहेगा 3rd स्टैंडर्ड में, 5th स्टैंडर्ड में और 8th स्टैंडर्ड में। उसके बाद बोर्ड एग्ज़ाम्स का जो सिस्टम एग्जिस्टिंग था, यानी 10th का बोर्ड एग्ज़ाम और 12th का बोर्ड एग्ज़ाम, उसको एज इट इज़ कंटिन्यू रखा गया है। लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि आने वाले वक्त में इस एग्ज़ाम्स को रिवाइज़ किया जा सकता है, और उससे एनुअल, सेमेस्टर या मॉड्यूलर सिस्टम में कन्वर्ट करने की कोशिश की जाएगी। उसमें ख़ास तौर से 2 लेवल एग्ज़ाम्स को लाने की कोशिश की बात की गई है, 2 पार्ट्स में एग्ज़ाम्स को लेने की, जिसमें ऑब्जेक्टिव या डिस्क्रिप्टिव स्टाइल में एग्ज़ाम्स को लेने की बात कही गई है इन बोर्ड एग्ज़ाम्स को कन्वर्ट करने में। फिर जो स्कूल लेवल में चेंजेस हैं, उसमें प्रोग्रेस कार्ड जो होता था, रिपोर्ट कार्ड जो होता था स्कूल में, उस पर काफ़ी गुफ्तगू की गई है। उसको बाज़ाब्ता एक अच्छी शक्ल देने की डिस्कशन की गई है कि उसको एक होलिस्टिक शक्ल देने की कोशिश की जाएगी। 360 डिग्री उसमें रिज़ल्ट पेश करने की बात कही गई है, या मल्टी डायमेंशनल रिपोर्ट पेश करने की बात की गई है। उसमें जो है कॉग्निटिव स्किल्स है, या अफेक्टिव एंड साइकोमोटर जो डोमेन्स हैं, उनको इसमें शामिल करने की बात की गई है। साथ ही साथ ये भी बात की गई है कि जो रिपोर्ट कार्ड अब तक बनता था, उसमें एक एग्ज़ाम लिया जाता था और टीचर असेसमेंट वाला पार्ट चलता था।
लेकिन अब 3 लेवल असेसमेंट की बात की गई है। नंबर 1 सेल्फ असेसमेंट, वो खुद अपना असेसमेंट करेगा जो स्टूडेंट होगा। सेकंड पीयर असेसमेंट, कि जो कुछ उनके स्टूडेंट का ग्रुप होगा वो मिलकर एक दूसरे का असेसमेंट का कोई सिस्टम डिज़ाइन करेंगे। और थर्ड स्टेज में जो है वो टीचर असेसमेंट वाला पार्ट भी इसमें रहेगा। तो 3 लेवल का जो है असेसमेंट का सिस्टम बताया गया है। उसके बाद जो है स्कूल करिकुलम में कोर सब्जेक्ट्स ही को अब अहमियत दी जाएगी। फॉर एग्जांपल अब वो कोर सब्जेक्ट को और आगे जाके डिफ़ाइन किया जाएगा, डिटेलिंग आएगी तो भी हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन नॉर्मली कोर सब्जेक्ट जो है मैथ, साइंस, लैंग्वेज इस तरह का समझा जाता है। तो अब कोर सब्जेक्ट्स को ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट किया जाएगा। लेकिन आगे जाकर जो है फ्रॉम स्टैंडर्ड 6 जो है वोकेशनल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाने की कोशिश की जाएगी। तो ये थी स्कूल लेवल की कुछ चीज़ें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में मेजर चेंजेस की बात की गई है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेज की तरफ, यानी हायर एजुकेशन के लिए जो बड़े बड़े फैसले इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में लिए गए हैं। सबसे पहली बात कि हायर एजुकेशन सेक्रेटरी ने कहा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि एक नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम स्टैब्लिश किया जाएगा NETF के उन्वान से। ये जो है 8 रीजनल लैंग्वेजेस में कंटेंट को डेवलप करके इंट्रोड्यूस करेगा। कोर्सेस मल्टीपल लॉन्च किए जाएंगे और वो कोर्सेस जो है 8 रीजनल लैंग्वेजेस में इंट्रोड्यूस किए जाएंगे, जो ये फोरम करने का काम करेगा। नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, ये हायर एजुकेशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया गया है। फिर फंक्शनिंग को लेकर हायर एजुकेशन के एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है, वो ये कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का सिस्टम लाया गया है। वो इस तरह से है कि अगर कोई डिग्री कोर्स में एडमिशन, प्रेजेंट सिचुएशन में ऐसे होता था कि डिग्री कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज, डिप्लोमा कोर्सेज, PG कोर्सेज, इस तरह चीज़ें सेपरेट हुआ करती थी। कोई भी पहले से ही चुनकर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेता था या सर्टिफिकेट कोर्स में एडमिशन लेता था या डिप्लोमा में एडमिशन लेता था। अब ये पॉलिसी लागू होने के बाद जो सिस्टम रन होगा वो ये कि कोई अगर डिग्री कोर्स में एडमिशन लेता है और 1 साल एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद ड्रॉप आउट हो जाता है, तो उसको सर्टिफिकेट का जो है उसको अलॉट किया जाएगा। उस सर्टिफिकेट कोर्स सेपरेटली नहीं होगा, बल्कि वो सर्टिफिकेट की डोमेन उसको हैंड ओवर किया जाएगा। कोई अगर 2 साल कंप्लीट करके ड्रॉप आउट होता है तो उसको डिप्लोमा जो है उसको हैंड ओवर किया जाएगा। और अगर किसी को डिग्री चाहिए तो फिर जो कुछ उस कोर्स का ड्यूरेशन है उसको वो कंप्लीट करना होगा। तो यानी अब डिप्लोमा के अलग से कोर्सेज, सर्टिफिकेट के अलग से कोर्सेज ऐसे नहीं चलेंगे, बल्कि उसी डिग्री में जो जितने साल कंप्लीट करेगा उस हिसाब से सर्टिफिकेशन हो, डिप्लोमा हो, उसको हैंड ओवर किया जाएगा। ये मेजर फंक्शनल चेंज है। उसके बाद एक चीज़ ये बताई गई है कि जिस तरह हमने बताया कि मल्टीपल एंट्री एंड एग्जिट का सिस्टम है, तो एकेडमिक क्रेडिट्स को डिजी लॉकर में सेव करने का सिस्टम होगा। यानी ये कि हायर एजुकेशन लेते हुए कोई भी स्टूडेंट अगर आज की डेट में ड्रॉप आउट हो जाता था और एक लंबे टाइम के बाद अगर उसको एजुकेशन कंटिन्यू रहती थी, तो अक्सर उसको री एडमिशन वाले प्रोसीजर से गुजरना पड़ता था। दोबारा से फर्स्ट ईयर से आगे बढ़ने वाला मामला होता था, उसका एडमिशन कैंसिलेशन वाली बात होती थी। लेकिन अब वो जितना चीज़ें स्कोर करेगा वो एक डिजी लॉकर में स्टोर हो जाएगी, सेव हो जाएगी। और अगर वो ड्रॉप आउट होता है और बाद में दोबारा अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करना चाहता है, तो उसको नए से फ्रेशली एडमिशन की ज़रूरत नहीं होगी। जहाँ से उसने छोड़ा था वहाँ से आगे कंटिन्यू करेगा। ये दूसरा मेजर चेंज है। तीसरा एक बहुत अहम डिसीजन लिया गया है, वो ये कि एमफिल के कोर्स को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। हर स्ट्रीम में PhD से पहले जो 1 साल का अब तक एमफिल का कोर्स हुआ करता था, अब यहाँ से आगे एमफिल का कोर्स नहीं किया जाएगा, एमफिल को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। चौथा जो मेजर डिसीजन लिया गया है वो ये कि डिग्री कोर्सेज़ को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। एक 4 साल का डिग्री कोर्स और दूसरा 3 साल का डिग्री कोर्स। वो स्टूडेंट्स जिनका पहले से इरादा है कि वो हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, वो डिग्री के बाद रुकना नहीं चाहते, वो 4 इयर्स के डिग्री कोर्स में एडमिशन लेंगे। और जो जॉब के पैटर्न में कोर्सेस करना चाह रहे हैं, डिग्री के बाद अपने एजुकेशन को डिसकंटिन्यू करने का पहले से डिसीजन रखते हैं, उनके लिए 3 साल का डिग्री कोर्स फंक्शन करेगा। अब ये कैसे वर्किंग आएगी ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, लेकिन बहरहाल ये डिसीजन है कि जो जॉब मार्केट के हिसाब से एजुकेशन लेना चाहता है वो 3 साल का डिग्री करेगा। उसके बाद तमाम कोर्सेस को मल्टी डिसिप्लिनरी करने का फैसला किया गया है, जिसमें मेजर एंड माइनर का कंसेप्ट लाया गया है। ये जो पहले से बहुत सी जगह मौजूद था, वो पूरे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत अब हमारे मुल्क में भी उसको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। एक किसी के लिए मेजर सब्जेक्ट होगा
और माइनर सब्जेक्ट रहेगा, ये और इसमें भी मल्टी डिसिप्लिनरी सिस्टम रहेगा। फॉर एग्जांपल ये कोई स्टूडेंट एक ही वक्त में फिज़िक्स से मेजर करते हुए फैशन डिज़ाइनिंग से माइनर के साथ पास आउट हो सकता है। तो इस तरह मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज को चुन सकता है, जिसमें किसी में मेजर और किसी में माइनर के साथ वो पास आउट हो सकता है। ये एक बड़ा चेंज है। उसके बाद छठा चेंज हायर एजुकेशन को लेकर वो ये है कि कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की बात की गई है, यानी हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जितने हैं उनमें एडमिशन के लिए एक ही कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम लाने की बात की गई है। एक एग्ज़ाम होगा और उसी के थ्रू तमाम कॉलेजेस और तमाम स्ट्रीम्स में एडमिशन दिया जाएगा। फिर ये हम देखते हैं कि जब नई एजुकेशन पॉलिसी की बात हो रही थी तभी ये बातें सामने आ रही थी कि अब हमारे पास जैसे मुल्क में अलग अलग लेवल के अलग अलग मीडियम के एंट्रेंस एग्ज़ाम के अलग अलग अथॉरिटीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल नीट की अलग है, सेट और नेट की अलग है, कुछ जैम या दूसरे एग्ज़ाम्स की अलग से अथॉरिटीज़ है। तो अब उन सबको ख़त्म करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनाई जाएगी, NTA। ये जो है सिंगल अथॉरिटी होगी तमाम किस्म के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को डिज़ाइन करने के लिए। ये जो है हाई क्वालिटी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को डिज़ाइन करेगी। एक काम वो NTA ये करेगी और दूसरा काम ये करेगी कि जो साइंस, ह्यूमैनिटीज़, लैंग्वेजेस, आर्ट्स एंड वोकेशनल जो सब्जेक्ट्स है उनको लेकर कॉमन सब्जेक्ट एग्ज़ाम्स को ये डिज़ाइन करेगी। और ये यूनिवर्सिटी लेवल पर हर साल 2 मरतबा जो है कंडक्ट किया जाएंगे। तो 2 टाइप के एग्ज़ाम जो है NTA कंडक्ट करेगी हायर एजुकेशन के लेवल पर। ये एक बड़ा जो है डिसीजन है। इसके बाद ये एक और अहम फ़ैसला जो लिया गया है आज, जिसका ऐलान किया गया है, वो ये कि लॉ के कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस ये 2 को छोड़कर बाकी तमाम स्ट्रीम्स के लिए सिंगल रेगुलेटर को अपॉइंट किया जाएगा। अब तक हम देखते हैं कि MBA या इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए AICTE एक अलग जो है रेगुलेटर हुआ करता था। टीचर्स एजुकेशन के लिए एक अलग रेगुलेटर हुआ करता था, NCTE। इस तरह अलग अलग रेगुलेटर्स हुआ करते थे जो अपने अपने कोर्सेज़ को गवर्न करते थे, रूल्स डिफ़ाइन करते थे, सारी चीज़ें रन करते थे। लेकिन अब लॉ कॉलेजेस और मेडिकल कॉलेजेस को छोड़कर बाकी तमाम कॉलेजेस के लिए सिंगल रेगुलेटर की बात की गई है हायर एजुकेशन के लिए। फिर हमने जैसे कहा कि कॉमन जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होगा, अब उसके साथ साथ ये होगा कि एक कॉमन पैटर्न डिज़ाइन किया जाएगा, रूल्स डिज़ाइन किए जाएंगे जो प्राइवेट और पब्लिक दोनों कॉलेजेस के लिए कॉमन सिस्टम डिज़ाइन करें। मतलब अब ऐसा नहीं होगा कि प्राइवेट के लिए अलग रूल्स होंगे, अलग डिसीजंस होंगे और पब्लिक कॉलेजेस के अलग डिसीजंस होंगे या गवर्नमेंट कॉलेज के लिए, बल्कि कॉमन रूल और कॉमन डिसीजंस दोनों के लिए रन होंगे। फिर यह है कि फ़ीस जो कॉलेजेस बढ़ाया करते थे उसकी कैपिंग की बात की गई है। बहुत लंबे अरसे से चली आती है, शुरुआत से है, यहाँ इस पॉलिसी में उसको दोबारा से कहा गया है। फिर एक और अहम बात, बहुत काफ़ी अरसे से हम एजुकेशन की फ़ील्ड में फ़ॉरेन इन्वॉल्वमेंट या FDI की बात एक तरह से सुन रहे थे। तो अब बाज़ाब्ता उसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट बना दिया गया है और वो ये कि इंटरनेशनल या फ़ॉरेन 100 बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस के कैंपसेस को भारत में लेकर आया जाएगा और अलग अलग सिटीज़ में उसको स्टैब्लिश किया जाएगा। फिर इसके साथ ही साथ जो है IITs को एक होलिस्टिक अप्रोच रखने की बात इसमें की गई है। फिर एक अहम बात की गई है कि जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उनके फाइनेंशियल सिस्टम को नॉट फॉर प्रॉफिट के पैटर्न पर बाज़ाब्ता अच्छे से ऑडिट किया जाएगा, बहुत कीनली ऑडिट किया जाएगा। और उसमें अगर कहीं सरप्लस का मामला आता है, कोई सरप्लस अमाउंट नज़र आता है, तो उसको फौरी जो है री इन्वेस्ट करवाया जाएगा। एजुकेशन सेक्टर ही में करवाया जाएगा, लेकिन री इन्वेस्ट करवाया जाएगा। और इसके साथ ही साथ जो फाइनेंशियल वर्किंग्स होगी हायर एजुकेशन कॉलेजेस की, इंस्टीट्यूट्स की, उनको जो है डिस्क्लोज़ किया जाएगा सबके सामने। उसमें ट्रांसपेरेंसी मेंटेन की जाएगी तमाम फाइनेंशियल मैटर्स की। तो ये जो है हायर एजुकेशन का एक अहम फ़ैसला लिया गया है। फिर ये कि जो वोकेशनल कोर्सेस हुआ करते थे, जिनको अब तक एक तरह का साइड कोर्स समझा जाता था, अब वो वोकेशनल सब्जेक्ट्स को मेन स्ट्रीम का पार्ट बनाया जाएगा कॉलेज में, एज अ मेन स्ट्रीम कोर्सेज के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। फिर एक और बात की गई है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स की, ABC। ये जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो स्टोर करेंगे, बेसिकली एकेडमिक क्रेडिट्स को स्टोर करेंगे, ये एक चीज़ इस्टेब्लिश की जाएगी। फिर कुछ इस तरह से भी कोशिश की जाएगी कि कुछ स्पेसिफिक कोर्सेज़ को लेकर स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ इस्टेब्लिश की जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल ये कि संस्कृत को लेकर बात की गई है कि संस्कृत के
यूनिवर्सिटीज़ को और भी यूनिवर्सिटीज़ को इस्टेब्लिश किया जाएगा। फिर ये भी कोशिश हो सकती है कि टीचिंग इंस्ट्रक्शंस की यूनिवर्सिटीज़ को सेपरेट कुछ बनाने की कोशिश की जाए। इस तरह के स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटीज़ को बनाने की भी बात की गई है। ऑटोनोमस डिग्री ग्रांटिंग कॉलेजेस को भी बनाने की इसमें बात की गई है। फिर एक डिसीजन ये लिया गया है, जैसे पहले हमने बताया कि मल्टी डिसिप्लिनरी कोर्सेज़ को ज़्यादा प्रमोट करने वाली बात है कि कोई साइंस के साथ साथ बिल्कुल ह्यूमैनिटीज़, फैशन डिज़ाइनिंग, इस तरह के कोर्सेज़ को भी चूज़ कर सकता है और साथ ही साथ पढ़ सकता है। तो 2030 तक, यानी अब यहाँ से आने वाले 10 सालों में मुल्क के कोशिश की जाएगी कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक बड़ा मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज को इस्टेब्लिश कर दिया जाए। इसमें या तो ये होगा पहली स्टेज में कि एग्जिस्टिंग कॉलेज को प्रमोट किया जाएगा कि वो इसमें कन्वर्ट हो जाए, या नहीं तो नए से फ्रेश कॉलेजेस को तैयार किया जाएगा। फिर संस्कृत को बहुत ज़्यादा अहमियत देने की बात कही है कि संस्कृत को बाज़ाब्ता एक मेन स्ट्रीम लैंग्वेज का पार्ट बनाया जाएगा। इवन स्कूल्स में भी जो 3 लैंग्वेजेस फार्मूला लाने की बात पहले से भी की गई थी, एक रीजनल लैंग्वेज, एक नेशनल लैंग्वेज और जो है इंग्लिश वगैरह के उन्वान से, तो संस्कृत को अब मेन एजुकेशन का, मेन स्ट्रीम का पार्ट बताया गया है। और हो सकता है कि स्कूल लेवल से ही इसको एक एज अ कंपलसरी लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाए। फिर म्यूज़िक, आर्ट्स, लिटरेचर, इनके भी कॉलेज में एक मेन सब्जेक्ट के तौर पे इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये जो हैं अहम कुछ फ़ैसले हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के उन्वान से लिए गए हैं, जिसे आज मोदी हुकूमत की कैबिनेट ने पास कर दिया। और शाम 4 बजे जो है हमारे अब एजुकेशन मिनिस्टर, पहले जिनको एचआरडी मिनिस्टर कहा जाता था और अब जिन्हें एजुकेशन मिनिस्टर कहा जाएगा, रमेश पोखरियाल, और फॉर्मर एचआरडी मिनिस्टर जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए अनाउंस किए। हम जानते हैं कि अब इस पॉलिसी पर बहुत सारे एजुकेशनल एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविस्ट अपने अपने रिव्यूज़, कमेंट्स पेश करेंगे। कितनी फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है, कौन सी चीज़ें नुकसानदेह है, वो आगे आती रहेगी, वो भी हम इंशाल्लाह आपके सामने पेश करेंगे। फ़िलहाल अहम चेंजेस को रखने की कोशिश की है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आगे पार्ट में हम रखने की कोशिश करेंगे। अभी कंप्लीट एजुकेशन पॉलिसी को हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाए हैं। उम्मीद है कि हमारी ये कोशिश आपको पसंद आई होगी। हम बहुत सी रिसर्च के साथ हमारे नए नए शोज़ आपके सामने लेकर आ रहे हैं। हमारे शोज़ आपको कैसे लग रहे हैं, ख़ास तौर से कमेंट्स में हमको बताएं। हमारा वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो उसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें, ताकि हम इसी तरह की कोशिशें अपनी जारी रख सकें। खुदा हाफ़िज़।